नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। हम वीकली करंट अफेयर सीरीज को लगातार लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत हम सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जो पिछली वीडियोज़ हैं जो कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनको देख लीजिएगा। इसके माध्यम से आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर को तैयार कर पाने में सफल हो जाएंगे। हमारे करंट अफेयर को लेकर दो प्रोग्राम आते हैं। एक आता है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो कि सुबह 8 से 9 बजे उसकी क्लास होती है, उसको आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक डेली करंट अफेयर प्रोग्राम है जिसमें हम पीपल को फोकस करते हुए जो है सारा का सारा डिस्कशन रखते हैं। देन दूसरा प्रोग्राम हमारा आता है वीकली करंट अफेयर का, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज जो है अपने करंट अफेयर को प्रिपेयर कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है ये दरअसल बेस्ड ऑन है आईआर एंड पॉलिटी, यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राज्य व्यवस्था से संबंधित अगर कोई टॉपिक है तो उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि आज हम कौन से 5 टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट ऑन टेरर एक्ट्स एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो एक डॉक्यूमेंट जो है यूएनएससी के अंदर अभी सबमिट किया गया, तो किस कंट्री के द्वारा किया गया, उस डॉक्यूमेंट्स में क्या बातें कही गई थी, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक है वो दरअसल सीरिया के अंदर जो एस्केलेशन दिखाई दे रहे हैं एंड टर्की एंड सीरिया का एक जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, उसके बारे में भी यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे। सीरिया का जो मैप है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बॉर्डरिंग कंट्रीज वगैरह आपको याद होने चाहिए। यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तीसरा जो टॉपिक है वो है आसियान का 5 पॉइंट कंसेंसस। देखिए अभी आज भी न्यूज आई थी कि यूनाइटेड नेशन में जो है एक आप कह सकते हैं प्रस्ताव पारित हुआ है, और उस प्रस्ताव से देखिए भारत ने अब्सटेन किया है। तो किस कंट्री को लेकर वो प्रस्ताव था और ये जो 5 पॉइंट की बात चल रही है यहाँ पे, ये किससे रिलेटेड है, ये यहाँ पर समझने का हम प्रयास करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम इंडिया चाइना ट्रेड टाइज की बात करेंगे। देखिए गलवान वैली में जो क्लैशेस हुए थे भारत और चाइना के बीच में, उस समय एक आवाज़ उठी थी कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए चाइना के प्रोडक्ट्स का, लेकिन डाटा ऐसा नहीं बताता है। डाटा बताता है कि उसके बाद से भारत और चीन के बीच जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और व्यापार जो है चीन की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि हम उनको एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं बट इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक ट्रेड डेफिसिट भी है, एक जो है घाटा भारत यहाँ पर फेस करता है। तो थोड़ा सा डाटा के माध्यम से समझने का चीज़ों को प्रयास करेंगे। एंड देन इसके बाद लद्दाख की तरफ से देखिए छठी अनुसूची के तहत एक स्पेशल स्टेटस की मांग की गई है, यानी कि 6th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें शामिल होने की बात जो है लद्दाख की तरफ से की गई है। होम मिनिस्ट्री से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कुछ साफ जवाब नहीं दिया। तो हम जानेंगे कि आखिर लद्दाख किस बेस पर ये डिमांड कर रहा है, और साथ ही हम ये देखेंगे कि छठी अनुसूची में अगर शामिल हो जाता है कोई जो है राज्य या फिर कोई यूनियन टेरिटरी, तो उनको क्या बेनिफिट मिलता है। आइए वीडियो स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर आप अभी जो है 2 क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आसियान का मेंबर कौन नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में पूछा गया है। इन दोनों क्वेश्चंस को वीडियो पूरा देखने के बाद अटेम्प्ट करने का एक प्रयास कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर भी पोस्ट कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है जब आप एक बार वीडियो पूरा सुन लेंगे तो इसका आंसर बहुत आसानी से आप दे पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। तो डॉक्यूमेंट ऑन टेरर एक्ट्स एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट को जो है सर्कुलेट किया है, और ये डॉक्यूमेंट टेरर एक्ट्स पे था। ठीक है, तो अब हमें पहली बात क्या पता चली कि भारत की तरफ से ऐसा किया गया है। देखिए इस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया कि जब सितंबर 11 2001 को जो है न्यूयॉर्क के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, तब से जो है एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है एक ग्लोबल अप्रोच जो टेररिज्म के प्रति थी उसमें। अब इंडिया ये कहता है लेकिन अब एक नया एरा आ चुका है, द न्यू एरा ऑफ टेररिज्म। तो इस न्यू एरा ऑफ टेररिज्म में एक्चुअली तो डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है। चीज़ें अब ऐसे एकदम से आप जो है पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं। एक रीजन में चीज़ें जो है सेंट्रलाइज्ड नहीं है, अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने नेटवर्क को बनाकर चल रहे हैं। दूसरा डिजिटल एरा, इंटरनेट, इन चीज़ों का जो है गलत यूज़ भी टेररिस्ट के द्वारा किया जा रहा है।
तो वो लोग बेसिकली इस इंटरनेट का यूज कर रहे हैं रेडिकलाइजेशन करने के लिए। तो आज जब ये न्यू एरा ऑफ टेररिज्म आ गया है, तो हमें भी अपनी जो अप्रोच है उसको एक बार फिर से बदलने की जरूरत है। इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो ये नेशंस अपने अपने स्टेक्स के अनुसार बैड टेररिस्ट या गुड टेररिस्ट अलग अलग देखकर चलते हैं। इससे भी अब बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद आतंकवाद होता है, राइट। तो इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें उन्होंने डॉक्यूमेंट में हाईलाइट की थी। जैसे उन्होंने कहा कि ये जो बैड एंड गुड बेसिकली टेररिस्ट को आप क्लासीफाई करते हैं, ये तो एंड होना चाहिए। फिर अभी क्या है, जो ये आतंकवाद है ये एक ट्रांसनेशनल थ्रेट बनकर सामने आ रहा है। अब कोई एक देश तक ये सीमित नहीं रह गया है, ये ट्रांसनेशनल थ्रेट बन गया है। तो इसको अगर हराना है तो कलेक्टिवली जो है हमें काम करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं सबको जो है एक साथ काम करना पड़ेगा। उन्होंने बताया, देखिए इंटरनेट की वजह से रेडिकलाइजेशन का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सोशल मीडिया की वजह से। साथ में अब क्रिप्टो करेंसीज जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ को फिनांस कर सकते हैं। तो चीज़ें और ज़्यादा क्या है, प्रॉब्लमेटिक हो गई है। साथ में क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो देखिए पहले क्या होता था कि लोगों तक अपनी एक आप कह सकते हैं रेडिकल विचारधारा को पहुंचाना, लोगों को ब्रेन वॉश करना एंड देन अपनी जो है टेरर से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए पैसा इकट्ठा करना एक चैलेंज था। लेकिन अब क्योंकि इंटरनेट ने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दे दी हैं जिनका गुड एंड बैड दोनों यूज़ हो सकते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी से रॉन्ग फाइनेंसिंग, राइट, या फिर इंटरनेट, फेसबुक, सोशल मीडिया, इनके जरिए यूथ को जो है रेडिकलाइज करना। तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, इसलिए न्यू एरा ऑफ टेररिज्म वर्ड इसके लिए यूज होता है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे इंडिया का कहना यह है कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स को अब एक नई अप्रोच लेकर आनी चाहिए। ये गुड एंड बैड वाली क्लासिफिकेशन छोड़ने का समय आ चुका है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण ये संस्था है संयुक्त राष्ट्र की। इसमें देखिए इसका जो परमानेंट हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है। जो 6 मेन ऑर्गन है संयुक्त राष्ट्र के, उनमें से ये एक है। इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है दुनिया के अंदर एक पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। पहला सेशन इसका जो हुआ था वो 17 जनवरी 1946 को हुआ था। और अगर हम बात करें कि इसके अंदर मेंबर कितने हैं, तो देखिए इसके अंदर 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर का रोटेशन के बेस पे इलेक्शन होता है एंड देन उसके बेस पे उनको चुना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। यहाँ पर देखिए न्यू सीरिया एस्केलेशन। अगर देखिए आप सीरिया का मैप देखेंगे तो सीरिया के अंदर अलग अलग आप कह सकते हैं जो पावर हैं वो अपना एक पावर को मोर कैप्चर करने का स्ट्रगल लेकर चल रहे हैं। ये पूरी एक सीरिया की मैप है। इसमें से जो आपको ये ग्रे कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, ये दरअसल आप कह सकते हैं कि जो सीरियन गवर्नमेंट है, जो सीरिया की सरकार है, उसके कंट्रोल में है। लेकिन जो येलो कलर से आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, दरअसल एक कुर्द जो है, कुर्द के द्वारा एक आप कह सकते हैं उनकी डेमोक्रेटिक फोर्स है, उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जा रहा है। एक आप कह सकते हैं जाति है कुर्द की, जो अपने लिए एक होमलैंड की मांग कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि जो कुर्द लोग हैं वो दरअसल इस रीजन में जितनी कंट्रीज हैं उसमें बेसिकली काफ़ी सारी कंट्रीज के अंदर छोटी छोटी पॉपुलेशन के रूप में रहते हैं। और उनका एक विजन है कि हिस्टोरिकली उनके साथ जो गलत हुआ था अब उसको ठीक करने का टाइम आ गया है और हमें हमारे लिए एक जमीन चाहिए, कुछ इस तरह की कॉन्सेप्ट है। तो ग्रे कलर जो है सीरियन गवर्नमेंट है, येलो कलर आपको दिख रहे हैं कुर्द हैं। इसके बाद देखिए ये जो रेड कलर है, ये जो एंटी सीरियन गवर्नमेंट वाले कुछ ग्रुप्स हैं उन्होंने इसको कंट्रोल कर रखा है, जो सरकार के खिलाफ कुछ आर्म्ड ग्रुप्स हैं। इसके बाद देखिए ये जो आपको डार्क कलर का एरिया दिखा रहा है, इनको टर्की के द्वारा या टर्की के सपोर्ट वाले जो बेसिकली आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनके द्वारा इसमें जो है कैप्चर किया गया है। ये आप देखेंगे तो जो यूएस लेड कोलिशन फोर्सेस हैं उनके द्वारा इसको यहाँ पर थोड़ा सा देखा जा रहा है। तो आप देखेंगे एक छोटी सी कंट्री और ना जाने कितने बड़े पावर स्ट्रगल के अंदर वो विभाजित है, राइट। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये टर्की है और ये आपको सीरिया दिख रहा है, तो इनका एक्चुअली बॉर्डर ऐसे जो है मिलता है। और इस बॉर्डर के आसपास वाले रीजन में ही जो है कुर्द की एक पॉपुलेशन रहती है।
तो बहुत पहले से ही करीब 1980s के दौर से ही तुर्की जो उस टाइम पर सरकार थी तत्कालीन, उन्होंने कुर्दों के खिलाफ एक्चुअली एक आप कह सकते हैं पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से इनको जो है वहां से भगाना शुरू कर दिया था, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ। और उसके बाद से जो है लगातार बीच बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। अभी रिसेंट के दिनों में सीरिया में जो कुछ भी हुआ, ठीक है, आईएस का जिस तरह इमर्ज हुआ वहाँ पे, और फिर अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से कार्रवाई की गई, तो जो एक अलग अलग ग्रुप्स थे उनका एक पावर स्ट्रगल देखने को यहाँ पे मिलता है। और इसी बीच में कुर्द भी जो है अपने लिए एक होमलैंड की मांग यहाँ पर करते हैं। अगर हम देखें तो कौन कौन सा एरिया, तो देखिए इराक का एरिया, सीरिया का एरिया, टर्की का एरिया है ना, आप देखेंगे थोड़ा बहुत एरिया आर्मेनिया का भी, और ईरान का एरिया। ये येलो कलर का जितना भी एरिया है ये कुर्दों के द्वारा जो है एक इनहेबिटेड एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है सीरिया और टर्की के बीच में, यहाँ पर आपको एस्केलेशन जो है दोनों के बीच में दिखाई देते हैं। अब देखिए अभी क्या हुआ है, टर्की की काफी ज्यादा डेडली एयर स्ट्राइक्स जो है नॉर्दर्न सीरिया पर हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए जो कुर्द फोर्सेस हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको ये लग रहा है कि तुर्की जो एक धमकी दे रहा था, वो धमकी एक्चुअली कितनी गंभीर है, उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन की जो धमकी दी थी वो कितनी गंभीर है, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी वहां पे क्या है, रिपीटेडली वार्न किया गया था कि भाई हम जो है टर्किश सीरियन बॉर्डर पर है ना कुर्दों को दूर धकेलने के लिए गंभीर कार्रवाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो कुर्दिश फोर्सेस हैं उनको बेसिकली टर्की जो है थ्रेट के रूप में देखता है। अगर बात करें 2016 के बाद से 3 मेजर मिलिट्री जो इंकर्जन्स हैं वो टर्की की तरफ से सीरिया में कुर्दों के खिलाफ जो है किए जा चुके हैं। इसीलिए जो ह्यूमन राइट वॉच जो संस्थाएं हैं वो कहती है यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है इस वॉर की वजह से, आप प्रॉक्सी वॉर इसको नाम दे सकते हैं, की वजह से हो गया है। यहाँ पे फ्यूल, फूड, वाटर, इन सब चीज़ों की कमी हो गई है। देखिए टर्की ने टाइम पे प्रॉमिस भी किया था कि रेफ्यूजीज के लिए वो एक सेफ जो है थोड़ा सा एरिया निर्धारित कर देंगे, बट एक्चुअली में उस पर भी काम नहीं हो पाया। और सीरिया के जो पहले से ही बुरे हालात थे वो एक्चुअली इन एस्केलेशंस की वजह से और ज़्यादा खराब हो रहे हैं, जिससे काफ़ी सारे लोग रेफ्यूजी के रूप में जो है कैंप वगैरह में रहने के लिए परेशान हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जो कुर्दिश ग्रुप है वो चाहते हैं कि जो यूएस और रशिया है ना, वो बेसिकली उनको जो है प्रिवेंट करे टर्की के खिलाफ, जो टर्की उनको थ्रेट्स दे रहा है। तो क्योंकि हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जैसे मैप है पता होना चाहिए, इसके अलावा ये मैप आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और एक होमवर्क है आपका कि सीरिया के आसपास जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज है या कोई भी वाटर बॉडी पड़ती है उसका नाम आपको जो है एग्जैक्टली याद होना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, करेक्ट है। चलिए थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, आसियान 5 पॉइंट कॉन्सेंसस। अब देखिए अभी क्या हुआ, जो इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा भारत और साथ में जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको ये जो आसियान का 5 पॉइंट कॉन्सेंसस है इसको बेसिकली रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब ये जो बेसिकली 5 पॉइंट कॉन्सेंसस है ये किसके ऊपर है, ये दरअसल म्यांमार के ऊपर है, ठीक है। और इसी को लेकर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन आया था जिससे इंडिया ने अब्सटेन भी किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा कि जो सब कंट्रीज म्यांमार को लेकर अलग अलग रास्तों पर चलने के लिए तैयार है उन सबको ही दरअसल ये जो 5 पॉइंट पर सहमति बनी थी इन पर ही स्टिक करना चाहिए। तो 5 पॉइंट क्या है, पहली बात तो कंट्री के अंदर जो वायलेंस है वो इमिडिएटली एंड हो जाए, देन जो है सारी पार्टीज के बीच में डायलॉग हो, और एक स्पेशल एनवॉय को अपॉइंट करने की बात की गई थी ये होना चाहिए। साथ में आसियान के द्वारा एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है यहाँ पर दी जानी चाहिए, और एक स्पेशल एनवॉय विजिट करे म्यांमार में, वो सारी पार्टीज से मिले और बेसिकली आप कह सकते हैं डायलॉग के थ्रू, बातचीत के थ्रू जो है यहाँ पर मुद्दों को हल करना चाहिए। आसियान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए आसियान क्या है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो है ऑर्गेनाइजेशन है। 1967 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये दरअसल इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए काम करता है। प्रेजेंट में इसके 10 मेंबर हैं, नाम याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम,
ठीक है। ASEAN+3 ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है। कई बार ASEAN+3 जो है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर मीटिंग कर रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। दरअसल ये एक फोरम है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता है किसके किसके बीच में, आसियान और 3 अदर कंट्रीज के बीच में। वो कंट्रीज कौन सी है, तो चीन है, साउथ कोरिया है एंड जापान है, ठीक है। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक ASEAN+6 भी जो है नाम निकलकर सामने आता है। ये जो ASEAN+6 ग्रुप है, इसमें ASEAN+3 तो है ही, यानी कि आसियान के 10 मेंबर कंट्रीज, साथ में चाइना, साउथ कोरिया, जापान तो है, प्लस 3 और हैं जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है एंड न्यूजीलैंड है। तो ASEAN+6 में भारत भी है, इसको ध्यान रखिएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट है। अब देखिए आसियान ग्रुप का यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है, आपको ये मैप थोड़ा सा क्या है याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई चीजें। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ टॉपिक की तरफ। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। तो देखिए पहला क्या है, इंडिया चाइना ट्रेड टाइज। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली ये आया था कि इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना रोज शार्पली पोस्ट गलवान क्लैश, व्हाट ट्रेड डाटा शोज। तो आप देखेंगे दिसंबर 16 का 2022 का ये एक आर्टिकल आया था। तो देखिए इंडिया के जो इंपोर्ट है चाइना से वो शार्पली जो है इंक्रीज हुए हैं, अगर हम गलवान क्लैश के बाद का एक समय देखें। तो गलवान कहाँ पर है, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गलवान वैली की एक पोजीशन है। या पूरा एरिया जानते ही है, चीन ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, ठीक है। देखिए इस यहाँ पर थोड़ा सा ये कौन सा एरिया है, ये है अक्साई चीन, ठीक है, जिसको जो है एडमिनिस्टर किया जाता है चाइना के द्वारा, बट क्लेम किया जाता है इंडिया के द्वारा, ठीक है। हिस्सा हमारा ही है, पार्ट हमारा है, बट एडमिनिस्टर चाइना करता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा जो है चाइना कहता है कि हमारा हिस्सा है, और उसको साउथ तिब्बत के रूप में बेसिकली कहते हैं। तो ये कुछ मेजर टेरिटरीज हैं जो डिस्प्यूटेड हैं चीन और भारत के बीच में, ठीक है। इसी तरह अगर डोकलाम आपको याद हो, तो डोकलाम भी आपको याद होना चाहिए। और अभी तवांग भी हमने जो है रिसेंटली मैप में लोकेशन देखी थी, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे क्लैशेस थे वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए बात करें तो चीन जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 21-22 के डाटा की मैं बात करूँ तो पहला सबसे बड़ा कौन सा है, यूनाइटेड नेशन। और ट्रेड कितना होता है हमारे बीच में, तो 21-22 में 115 बिलियन डॉलर के लगभग जो है ट्रेड हुआ था दोनों के बीच में। यानी कि अगर हम 21-22 की बात करें तो इंडिया के जितने भी इम्पोर्ट्स थे टोटल, उसमें से लगभग 15.5% इम्पोर्ट हम सिर्फ चाइना से कर रहे थे, ठीक है। और अगर बात करें कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है चाइना को, वो सिर्फ 21 बिलियन डॉलर था, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये हमारी टोटल शिपमेंट का केवल 5% था। तो सीधी सी बात है, हम उनसे सामान खरीद ज्यादा रहे हैं लेकिन उनको सामान बेच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ट्रेड डेफिसिट है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो चीन के साथ है वो बढ़ता जा रहा है, और ये दरअसल पिछले 21 सालों की बात करें तो 1 बिलियन से स्टार्ट हुआ था, अब ये 73 बिलियन पर जो है पहुंच गया। दैट इज नॉट गुड फॉर अस, राइट। तो ये बेसिकली ट्रेड का डाटा हमें दिखाता है कि कितना भी बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट कर लीजिए, ट्रेड तो बढ़ ही रहा है ना। चलिए फिफ्थ टॉपिक की बात करते हैं। फिफ्थ क्या था कि लद्दाख ने डिमांड की है 6th शेड्यूल की। तो अभी देखिए होम मिनिस्ट्री ने इस क्वेश्चन को वेट किया कि क्या मतलब वो अपना एक पक्ष रखते हैं इस पूरे मुद्दे पर। तो बात करते हैं, देखिए लद्दाख क्या है, एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एक्चुअली आप कह सकते हैं एरिया है ना। और उनका जो लेह डिस्ट्रिक्ट है ना, वो लंबे टाइम से एक यूटी स्टेटस की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर पॉलिटिक्स के चलने की वजह से हमें जो है इग्नोर किया है। तो हमारे कुछ अपनी डिमांड से हम अपना एक डेवलपमेंट विजन रखते हैं, तो हमें एक अलग स्टेटस दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, 2019 में जम्मू कश्मीर को हमने बाइफरकेट कर दिया और 2 यूनियन टेरिटरीज हमने बना दी, ठीक है। एक जम्मू कश्मीर हो गई, दूसरी लद्दाख हो गई। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर विधायिका है। लद्दाख को हमने विदाउट एनी लेजिस्लेटिव असेंबली एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। अगर हम मैप की बात करें तो दिस इज जम्मू कश्मीर एंड ये जो है हमारा लद्दाख है, लेह, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए
सितंबर 2019 में जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि लद्दाख को जो है 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया जाए। एक छोटा सा बैकग्राउंड देखिए, क्या होता है जब किसी एरिया के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो उस ट्राइबल पॉपुलेशन को थोड़ी मोर फ्रीडम दे दी जाती है नॉर्मल जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उससे अलग। कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषदें बनाने की उनको अनुमति दे देते हैं और उन परिषदों को थोड़ी सी ज़्यादा जो है ऑटोनॉमी होती है। तो क्योंकि यहाँ पे भी ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी है, इसीलिए नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब ने कहा कि लद्दाख को भी छठी अनुसूची के अंदर जो है रख देना चाहिए, ताकि उनको भी परमिशन मिले कि वो जो है स्वायत्त जिला परिषदों को अपने यहाँ बना सकें। इसके अलावा देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर जो थी, उन्होंने 2011 के सेंसस के आधार पर बताया कि लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन में से 79.61% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया था कि स्पेशल स्टेटस जो है दिया जा सकता है, ताकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन की अपनी डेवलपमेंटल डिमांड्स हैं उनको जो है पूरा किया जा सके। करेक्ट है। अब छठी अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 244 इसके बारे में बात करता है और ये दरअसल छठी अनुसूची इस बात की अनुमति देती है कि आप जो है ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, कुछ जो है स्वतंत्र जिले की बेसिकली कुछ स्वतंत्र आप डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह बना सकते हैं वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करने के पर्पस से। ठीक है, उन्हीं को नाम दिया गया है एडीसी, यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिनको स्वायत्त जिला परिषद हिंदी में कहते हैं। इनमें कुछ लेजिस्लेटिव, कुछ जुडिशियल और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है विद इन अ स्टेट। तो देखिए कि स्टेट में कैसे होता है, पहले तो देखिए यूनियन के लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, एंड देन फिर आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर ऑफिस होता है, फिर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, है ना। उसके बाद आपकी पंचायतें होती हैं, ग्राम प्रधान होते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, कुछ पर्टिकुलर जिलों को एक परिषद दे दी जाती है, उस परिषद में वहीं के लोगों को चुन के रखा जाता है, कुछ नॉमिनेट होते हैं और उस परिषद को थोड़ी सी फ्रीडम होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन को थोड़ा सा एक स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो छठी अनुसूची है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन पर जो है लागू होती है। अगर हम बात करें मेघालय के अंदर कितनी है, तो 3 है। खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। करेक्ट है। बात करें मिजोरम के अंदर, तो चकमा एडीसी है, लाई एडीसी है और मारा एडीसी है। त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। असम की बात करें तो दीमा हसाओ, कार्बी एनालॉन्ग और बोडोलॉन टेरिटोरियल काउंसिल्स है। अगर नाम याद रखेंगे तो काम आएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा कम से कम पता हो कि किसके अंदर कितनी है, बेसिक आपको नाम पता हो। अब मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पर जो है उनके आंसर दिए गए हैं। पहले आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई किया कीजिए, एंड देन उसके बाद आप क्रॉस चेक कर सकते हैं आंसर के साथ। यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपका जो है करंट अफेयर धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहा होगा। आप हमें जो है सुबह 8 से 9 बजे वाला जो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का सेशन होता है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।